नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैग की, विच इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया है। आज हम जानेंगे कि इस बॉडी की विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन से आर्टिकल्स में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है, साथ ही में इस बॉडी के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या क्या हैं, इस बॉडी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान में क्या कदम उठाए गए हैं, एंड अंत में जानेंगे कि इस बॉडी का क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में काफी कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस बॉडी की विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 148 से इस बॉडी का जिक्र हमें देखने को मिलता है और इस बॉडी को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, कंट्रोलर ऑफ एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री के रूप में पहचान दी गई है। हमारे संविधान में या फिर जितने भी पार्लियामेंट्री लॉज हैं उन सभी में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, उन सबको अपहोल्ड करने की जिम्मेवारी भी इसी बॉडी के पास दी गई है। ये बॉडी भारत में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड के रूप में अपनी सेवाएं देती है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड टर्म की। देखिए कैग की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील की जाती है। एंड अगर हम ओथ की बात करें तो कैग के ऑफिस को ओथ भी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही सब्सक्राइब कराई जाती है। आपको मैं यहां पे बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ वेरियस स्टेट एंड कैग की ये जो ओथ है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए जो भी हमें सवाल यूपीएससी में देखने को मिलते हैं उनमें से ये सवाल जो है वो अहम हो जाते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कैग जो ओथ सब्सक्राइब करते हैं उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है या क्या क्या बातें आ जाती हैं। सो कैग की जो ओथ रहती है उसमें सबसे पहले आ जाता है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड is to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of office without fear, favor, affection or ill will and to uphold the constitutional and other laws. So basically ये सारी ओथ हैं, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ओथ के, वो हमें ध्यान में रखने होंगे। अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। देखिए कैग की अगर टोटल टेन्योर की मैं बात करूं, एक व्यक्ति जब कैग के ऑफिस में जाता है तो उनकी टेन्योर या तो 6 इयर्स या फिर एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर, ये हमें उनकी टेन्योर देखने को मिलती है। कैग अपनी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को एड्रेस करके दे सकते हैं और कैग को रिमूव भी किया जा सकता है। कैग को रिमूव करने के लिए वही मैनर एंड वही ग्राउंड्स फॉलो किए जाते हैं जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अगर किसी को रिमूव करना है तो वो वहां जो किए जाते हैं वही यहाँ पे ग्राउंड्स देखे जाते हैं। सो कौन से ग्राउंड है? फर्स्ट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। सेकंड इज मैनर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस के द्वारा कैग को रिमूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर की जाती है। देखिए इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कई सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में दिए गए हैं। उनमें से सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हमने अभी देखा कि कैग को रिमूव करना काफी ज्यादा कठिन है। सेम प्रोविजंस जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए लगते हैं वही यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड इज कि कैग एक बार अपने ऑफिस को डिमिट करते हैं, उसके बाद ही और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इनकी सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस जो हैं उन्हें डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन एक बार जब कैग के ऑफिस में कोई व्यक्ति चला जाता है तो उनके अगेंस्ट उनकी ये जो सर्विस कंडीशंस हैं, उनकी सैलरीज हैं, पेंशन या फिर जो भी सर्विस कंडीशंस हैं, उनके अगेंस्ट उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस सैलरी पे या जिस सर्विस कंडीशंस पे एक व्यक्ति कैग के ऑफिस में जाता है उन कंडीशंस को घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन, अब जितने भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, अब देखिए क्योंकि हमने क्या कहा कि कैग इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। अब इस ऑफिस में भी जितने लोग काम करते हैं उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी? हालांकि उन्हें तय किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उन्हें तय नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट उन्हें तय करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग। सो प्रेसिडेंट, आप देखिए कैग का अपने ऑफिस के लोगों पे भी अच्छा खासा कंट्रोल यहां पे दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो कैग के ऑफिस के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, अलाउंसेस एक्सेट्रा, ये सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। सो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि कोई भी मिनिस्टर कैग को रिप्रेजेंट नहीं करता है पार्लियामेंट में। किसी भी मिनिस्टर से कैग के बिहेवियर को लेकर जवाबदेही नहीं मांगी जाएगी।
कैग इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो यहां पर कैग खुद को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है। अब ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करते हैं। देखिए बहुत ही लंबी लिस्ट हमें ड्यूटीज की देखने को मिलती है एंड आई होप कि आप ये पूरी की पूरी लिस्ट देखें, क्योंकि इसमें से भी सवाल निकल कर आते हैं। कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जो कि कैग के लिए कंपलसरी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ड्यूटीज अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि कंपलसरीली कैग को फुलफिल करनी होती हैं, बट देन देयर आर सर्टेन ड्यूटीज जो कि कैग के फुलफिल करने के लिए कंपलसरी नहीं होती हैं। चलिए देखते हैं ड्यूटीज की। देखिए आर्टिकल 149 में पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी दी गई है कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा कैग की ड्यूटीज को तय कर सकती है एंड आर्टिकल 149 के इस प्रोविजन को फुलफिल करते हुए एक एक्ट लाया गया, दैट इज कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 1971, जिसे बाद में 1976 में अमेंड भी किया गया। अब ये अमेंडमेंट क्या थी ये भी आज हम देखने वाले हैं। अब इस पूरे के पूरे एक्ट के तहत क्या क्या ड्यूटीज हैं वो देख लेते हैं। मोस्टली जो ड्यूटीज हैं वो आपको ऑडिट की देखने को मिलेंगी। तो आप देखिए ये जितनी भी ड्यूटीज आप देखेंगे यहाँ पे ऑडिटिंग का जो फंक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या ऑडिट करता है कैग? सबसे पहले कहता है जी ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ईच स्टेट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करने का काम है वो कैग का होता है। दूसरा कहता है जी जितने भी एक्सपेंडिचर हमारे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से होते हैं उन्हें भी कैग ऑडिट करता है। एंड सिमिलरली कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट से भी जितने एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन्हें भी कैग ऑडिट करता है। इसी के साथ साथ कहता है जी अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने अपने अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एटसेट्रा, अगर किसी डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, अगर उन्होंने कोई अकाउंट्स को मेंटेन किया हुआ है तो उन अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम भी कैग का है। इसी के साथ साथ कैग ऑडिट करता है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ सेंटर एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि कैग ये जो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स है उन्हें भी ऑडिट करता है। कौन सी? सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है या अथॉरिटी है विच इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, उसके रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को भी कैग ऑडिट करेगा। कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसके एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स को भी कैग ऑडिट करेगा। साथ ही में कोई अदर कॉर्पोरेशंस एंड बॉडीज when so required by the related law, so कानून में किसी कॉर्पोरेशन या फिर बॉडी का जिक्र दे दिया गया और उसमें कैग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो उस बॉडी के एक्सपेंडिचर या फिर फाइनेंसेस को भी, रिसीट्स को भी कैग ऑडिट करता है। इसी के साथ साथ कहता है जी ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेटेड टू डेट, सिंकिंग फंड्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, सस्पेंस अकाउंट्स, रेमिटेंस बिजनेस, ये सबको भी कैग ऑडिट करता है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि कैग रिसीट्स, स्टॉक अकाउंट्स एंड अदर अकाउंट्स विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट और व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट उसको भी ऑडिट करता है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट कैग को और अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए भी आदेश दे देते हैं और उन्हें भी ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैग की होगी। इसके साथ साथ अभी हमने अकाउंट्स को ऑडिट करने के फंक्शंस देखे, अब हम बात करते हैं एडवाइस की। देखिए कैग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी करता है कि किस फॉर्म में अकाउंट्स को बनाया जाना चाहिए, किस तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ कैग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ दीज रिपोर्ट्स पर्टेन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से पर्टेन करती है तो उन रिपोर्ट्स को स्टेट के गवर्नर को पेश किया जाता है कैग के द्वारा। अब दोनों ही केसेस में इन रिपोर्ट्स को रिस्पेक्टिव हाउसेस के सामने पेश किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्टिकल 151 में कैग की उस रिपोर्ट का जिक्र करें जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजी जाती है तो उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने पेश करेंगे। अगर कोई रिपोर्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास भेजी जाती है तो उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं और फंक्शंस की। कहता है जी ही असरटेन्स और सर्टिफाइज नेट प्रोसीड्स of any tax and duties under article 279 his certificate is final। so जितने भी टैक्सेस हैं, जितनी भी ड्यूटी सरकार कलेक्ट करती है वो नेट फॉर्म में कितनी होनी चाहिए, कितने एक्सपेंसेस उसको कलेक्ट करने में आ रहे हैं, कितनी एग्जेम्पशंस दे दी गई, ये सारों को कैलकुलेट करके नेट टैक्सेस एंड ड्यूटीज कितनी बनती हैं उसे असरटेन करने का काम भी कैग का है और उसे सर्टिफिकेट जो कैग दे देगा वो फाइनल माना जाएगा। अब बात करते हैं और फंक्शंस की। कहते हैं जी कैग गाइड के रूप में
फ्रेंड एंड फिलोसोफर के रूप में काम करता है फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसी के साथ साथ कैग कंपाइल एंड मेंटेन द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए ये एक अहम पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी अकाउंट्स हैं उसे कंपाइल एंड मेंटेन करने का काम कैग का है। वहीं पे 1976 की जो हमने अमेंडमेंट का जिक्र किया था, अभी मैंने आपको बताया था कि कैग्स ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस 1971 का ये जो एक्ट था, इसमें 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट के थ्रू कैग की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर कैग सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल एंड मेंटेन करता था, उसे वापस ले लिया गया। सो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि कैग कौन सी सरकार के अकाउंट्स को कंपाइल या फिर मेंटेन करता है, तो यहां पे बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स गलत ऑप्शन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट गलत ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव गलत ऑप्शन होगा। कैग केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को कंपाइल या फिर मेंटेन करता है। नाउ इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि कैग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 तरह की रिपोर्ट्स को सबमिट किया जाता है। सबसे पहले द ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सो ये तीनों तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें कैग के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जाता है। ये सारे फंक्शंस हमने अभी तक कैग के देखे, सारे की सारी ड्यूटीज हमने कैग की देखी। सवाल उठता है कि कैग को ये ड्यूटीज क्यों दी गई हैं, यानी कि कैग का रोल क्या डिफाइन किया गया है। क्योंकि देखिए कोई रोल आप किसी एंटिटी का डिफाइन करते हैं, उस रोल को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उस एंटिटी को आप कुछ ड्यूटीज दे देते हैं। सो यहां पर क्या रोल डिफाइन किया गया है, अब हम उस रोल की बात करेंगे। जो प्राइमरी रोल है कैग का, विच इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं या फिर जितने भी पार्लियामेंट्री लॉज में प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों को, उन प्रोविजंस को फुलफिल करना, वो प्राइमरी रोल के रूप में यहां पे रखा गया है। साथ ही में कैग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी एग्जीक्यूटिव की, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना कि कहीं पे भी हमारी अकाउंटेबिलिटी, जो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी है, वो अकाउंटेबिलिटी को एज इन कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने जो पावर्स हैं उनसे बियॉन्ड जाकर कहीं पे भी खर्चा ना करे, कहीं पे भी उससे बियॉन्ड जाकर एक्सपेंसेस ना करे, उसे इंश्योर करना। और ये अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम जो है वो कैग का है। इसी के साथ साथ कैग एक एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं कैग के कुछ और रोल्स की। सो कहता है जी, कैग हैज मोर फ्रीडम विद रिगार्ड्स टू ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर देन विद रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ रिसीट्स, स्टोर्स एंड स्टॉक। देखिए जो पार्लियामेंट या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, उस पे कैग के पास ज्यादा पावर्स हैं उसे ऑडिट करने की, विद रिस्पेक्ट टू अदर लेट्स से ऑडिट्स जहां पर हमें देखने को मिलता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या रिसीव कर रही है, उसमें कम पावर्स हैं। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहते हैं जी, इन रिलेशन टू एक्सपेंडिचर ही डिसाइड्स द स्कोप ऑफ ऑडिट and frames his own audit codes and manuals, right? So एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने के लिए कैग अपने खुद के तौर तरीके, अपने खुद के रूल्स, कोड्स एंड मैनुअल्स को डिसाइड करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम और ऑडिट्स की बात करें जहां पर रिसीट्स, स्टॉक्स या फिर और ऑडिट आ जाते हैं, ऐसे केसेस में ही हैज टू प्रोसीड विद अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन रिलेशन टू रूल्स ऑफ फॉर द कंडक्ट ऑफ अदर ऑडिट। सो बेसिकली क्या हो गया कि भाई एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए जितने भी ऑडिट हैं उसके इसमें जो कैग है वो अपने खुद के रूल्स बनाएगा, लेकिन जो बाकी के ऑडिट्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और यहां पर जो रोल्स हैं उनके भी। सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल और हमें यहां पे देखने को मिलता है, विच इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर ऑल्सो, वो है प्रोप्राइटरी ऑडिट। अब देखिए प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब यह है कि सरकार ने कोई स्कीम पे या फिर किसी ऐसे प्रोग्राम में पैसा खर्च किया जो कि कैग को लगता है कि ये होना चाहिए था कि नहीं। नाउ विच इज वेरी सब्जेक्टिव। यहां पर इसमें कोई लॉ तो नहीं है या फिर इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई कैग अगर कह देगा कि वो ठीक है, कैग अगर कह देगा वो गलत है तो वो गलत हो जाएगा। बट यस, कैग सरकार की समझदारी को भी चेक करता है कि सरकार ने लेट्स से इस स्कीम में इतना ज्यादा पैसा खर्च किया, क्या उसका कोई रिजल्ट मिला कि नहीं, क्या इतना पैसा खर्च करना चाहिए था कि नहीं। नाउ दीज आर वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैग की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये प्रोप्राइटरी ऑडिट के रूप से जाना जाता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहले ऑडिट्स की बात की थी
वो सबके सब कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा माना जाता था एंड इट वाज रिक्वायर्ड फॉर द कैग टू मेक ऑल दोज प्रीवियस ऑडिट्स। लेकिन यहां पर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैग के ऊपर है तो सही, लेकिन एक लायबिलिटी कैग के ऊपर नहीं है। तो यहां पर वही लिखा है, कहते जी अनलाइक द लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट which is obligatory on the part of the CAG, the propriety audit is discretionary। so ये आपको याद रखना होगा कि CAG अगर चाहे तो प्रोप्राइटी ऑडिट कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्कीम या फिर कोई और खर्चे को लेकर, अगर चाहे तो नहीं भी कर सकता। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें कैग का जो रोल होता है वो काफी लिमिटेड हो जाता है। कैग को जो भी सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आईबी की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने कह दिया कि आईबी ने इस वर्ष में 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, अब कैग उसमें जाकर ऑडिट ज्यादा नहीं कर सकता, कैग को उस रिपोर्ट को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े हुए ये सारे एक्सपेंडिचर हैं। सो वेरी लिमिटेड पावर हैज बीन गिवन टू कैग इन दैट सेंस। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पर हमें देखने को मिलता है कि कैग के रोल में लिमिटेशंस आ जाती हैं। देखिए कैग के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या कंट्रोलर का अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो कंट्रोलर का फंक्शन इंडिया में कैग फुलफिल नहीं करता है। हालांकि ब्रिटेन में जहां से हमने कैग का आइडिया लिया भी है, कैग वहां पर कंट्रोलर का फंक्शन फुलफिल करता है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कैग सिर्फ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का फंक्शन फुलफिल करता है। सवाल उठता है कि कंट्रोलर का फंक्शन क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। कहते जी इन प्रैक्टिस कैग फुलफिल्स द रोल ऑफ only an auditor general in India and not the controller. The CAG has no control over the issue of money from the consolidated fund and many departments are authorized to draw money by issuing check without specific authority of the CAG। देखिए अब है क्या कि कैग अगर कंट्रोलर का फंक्शन निभाता, अगर हमने यहां पर प्रॉपर पावर्स कैग को दी होती तो कंट्रोलर के रूप में कैग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकल रहा है उसके ऊपर भी, पैसे के ऊपर भी कंट्रोल करता, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में हमें देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव कैन ड्रॉ मनी फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर ओनली विद द अप्रूवल ऑफ कैग। सो वहां पर सरकार को अगर सरकारी खाते से पैसा निकालना है तो कैग का अप्रूवल चाहिए होता है। सो कंट्रोलर का जो फंक्शन है वो यही है कि सरकार को अप्रूवल दे कि पैसा निकाला जा सकता है कि नहीं। भारत में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कैग एंड कॉरपोरेशंस के बीच के रिलेशन की। देखिए जितनी भी कॉरपोरेशंस भारत में हमें देखने को मिलती हैं उनमें कैग का बड़ा लिमिटेड रोल हमें देखने को मिलता है, कंप्लीट रोल वहां पर नहीं देखने को मिलता है। वो कैसे हैं हम यहां पर हम समझेंगे। कहते हैं जी रोल ऑफ कैग इन ऑडिटिंग द पब्लिक अकाउंट्स इज लिमिटेड। अब हम यहां पर कैग एंड कॉर्पोरेशंस के जो बीच में रिश्ता है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखते हैं। देयर आर सम कॉर्पोरेशंस व्हिच आर टोटली ऑडिटेड बाय द कैग एंड डायरेक्टली बाय द कैग, दीज आर ऑडिटेड। सो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये वो कॉर्पोरेशंस हैं जिसमें कंप्लीटली कैग का कंट्रोल आ जाता है, कैग वहां पे ऑडिटिंग करता है। देन देयर आर सम कॉर्पोरेशंस व्हिच आर ऑडिटेड बाय द प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स हु आर अपॉइंटेड बाय कैग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद कैग। सो बेसिकली क्या है, कोई ऐसी भी कॉर्पोरेशंस है जिसमें प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स, जैसे कि हम यहां पर भारत में बिग 4 की बात करते हैं, राइट। सो वो बिग 4 कंपनीज जो हैं, लेट्स से उनमें से कोई कंपनी जाकर इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिट करता है एंड इन कंपनीज को जो कि वहां जाकर ऑडिटिंग का काम कर रही हैं इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद कैग, राइट। एंड अगर नेसेसरी, अगर कैग को ऐसा लगता है कि हमें एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करने की जरूरत है तो कैग जाकर वहां पे अपना ऑडिट कंडक्ट करता है। सो इसमें सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एटसेट्रा आ जाता है। एंड तीसरी वो कॉर्पोरेशंस होती हैं विच आर टोटली सब्जेक्टेड टू प्राइवेट ऑडिट एंड इसमें कैग का कोई रोल नहीं रहता है। सो इसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एलआईसी हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एफसीआई हो गया, ये सारी वो हैं जहां पर कैग का कोई कंट्रोल नहीं हमें देखने को मिलता है। अब इन केसेस में क्या होता है, कहते हैं जी दे सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। सो ये जो बॉडीज हैं ये अपने अकाउंट्स की जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है वो सारी की सारी पार्लियामेंट को खुद से भेजती हैं। सो ये 3 तरह की कॉर्पोरेशंस के केस में हमने कैग का रोल देखा। अब कहते हैं जी रोल ऑफ कैग इन ऑडिटिंग गवर्नमेंट कंपनीज इज आल्सो लिमिटेड। अभी तक हम कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे थे, अब हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर लेते हैं।
ना गवर्नमेंट कंपनीज के केस में क्या होता है कि भाई दीज आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ कैग। सो अगेन जैसा हमने यहां पर सेकंड कैटेगरी के केस में देखा था, वैसा ही कुछ हमें गवर्नमेंट कंपनीज के रूप में केस में देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट के जो कंपनीज हैं उनमें कैग का डायरेक्ट रोल नहीं है, बस कैग यहां पे सलाह देता है कि कौन सी प्राइवेट एजेंसी जाकर ऑडिट करेगी। एंड अगर कैग को ये नीड फील होती है कि हमें सप्लीमेंट्री ऑडिट करने की जरूरत है, तो जाके कैग वहां पर ऑडिट कंडक्ट करता है। अब ऐसे में हमें यह भी देखने को मिलता है दैट देयर आर सम टेक्निकल इंडस्ट्रीज, जैसे कि स्टील से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज आ गई, आयरन से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज आ गई, वहां पर कितना आयरन वेस्ट हुआ, कितना स्टील वहां पे बना, जितना बनना चाहिए उतना बना के नहीं, ये सारे टेक्निकल मैटर्स हैं। इन टेक्निकल मैटर्स को डील करने के लिए यहां पर 1968 में हमारी जो ARC आई थी, दैट इज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया था, उसकी सलाह पर हमें देखने को मिला है कि एक ऑडिट बोर्ड का गठन किया गया। अब ये जो ऑडिट बोर्ड है इट कम्स अंडर द ऑफिस ऑफ कैग ओनली, लेकिन इसमें आउटसाइड स्पेशलिस्ट को जगह दी गई है। ये जो आउटसाइड स्पेशलिस्ट हैं ये टेक्निकल फील्ड के नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं, एंड जितनी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं या जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट के अंडर जो कि टेक्निकल नेचर की हैं, उनके ऑडिट करने में मदद करते हैं कैग को। सो ये यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ऑडिट बोर्ड का यहां पे गठन किया गया है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, देखिए एप्पलबीज क्रिटिसिज्म यहां पर हमें लक्ष्मीकांत में भी देखने को मिलता है। पॉल एच एप्पलबी, उन्होंने यहां पर अपनी 2 रिपोर्ट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दी जिसमें उन्होंने कैग का क्रिटिकल रोल यहां पर क्रिटिकलिटी ऑफ द कैग को यहां पर डिस्कस किया है। ही सजेस्टेड कि कैग का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे खत्म कर देना चाहिए। कैग की जो रोल है उसे ओवर हाइप किया गया है इनके अकॉर्डिंग। इन्होंने 3 बातों के ऊपर जोर दिया है। सबसे पहला तो इन्होंने कहा है कि द फंक्शन ऑफ कैग इन इंडिया इज इन लार्ज मेजर एन इनहेरिटेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। दूसरा इन्होंने कहा कि कैग टुडे इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड एंड पैरालाइजिंग अनविलिंगनेस टू डिसाइड एंड एक्ट, क्योंकि कैग का इतना ज्यादा डर बिठा दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे लोग हैं वो कैग के डर के मारे काम करते ही नहीं है कि कहीं कल को कैग की कोई ऑडिटिंग हो गई, हम उसमें फंस ना जाएं, जवाब कैसे देंगे। सो इस वजह से लोग डरते हैं काम करने से भी। एंड तीसरा इन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट हैज ग्रेटली एग्जैजरेटेड द नोशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग टू प्राइमरी पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिकली क्या कहते जी, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी ज्यादा हाइप कर दिया गया है, और ऐसा दिखाया गया है कि पार्लियामेंट का बेसिक काम ही ऑडिटिंग का रह गया है। सो ये तीनों यहां पर जो है इसके क्रिटिकल एनालिसिस के रूप में हमें यहां पे देखने को मिलता है। इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही, वो ये कि भाई देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसकी सोच अलग होती है, कैग की सोच बिल्कुल अलग है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कहां पे पैसा खर्च करना है, कहां नहीं खर्च करना है, वो उससे ज्यादा बेहतर पता है। और कैग जो कि एक आउटसाइड बॉडी के रूप में आता है, वो सिर्फ वहां पे एक डिसरप्टिव रोल निभाता है, कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं निभाता है। सो ये कुछ क्रिटिसिज्म हमें यहां पर देखने को मिलता है। सो ये था जी कैग। आई होप कि भाई ये आपको एक टेक्निकल सा बॉडी है, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है भारत के संविधान की। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।